सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री उमा शंकर जोशी जी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत। कविता को पढ़ने से पूर्व आइए कवि श्री उमा शंकर जोशी जी का परिचय प्राप्त करते हैं। श्री उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 में हुआ और उनकी मृत्यु 1988 में हुई। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अप्रतिम, अपूर्व है। उन्होंने कई रचनाओं को गुजराती में अनुवाद किया, जिनमें प्रमुख हैं कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित। आप आलोचक और निबंधकार हैं। आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा। आपकी रचनाओं के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आइए कविता पढ़ने से पहले कविता का सार जान लेते हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। अर्थात जिस प्रकार से एक कवि कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से एक कृषक कार्य करता है। कृषक का कार्य और कवि का कार्य काफी हद तक एक जैसा है। इसके साथ कविता शुरू करते हुए कवि कहता है कि कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। जिस तरह से एक कृषक चौकोर खेत में खेती करता है, उसी प्रकार से एक कवि कागज के एक पन्ने पर अपनी रचना को लिखता है, लिपिबद्ध करता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से एक क्षण एक बीज बोया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से तेज आंधी के प्रभाव से एक बीज कहीं जमीन में दब जाता है, उसी प्रकार से कवि किसी भावनात्मक आंधी के प्रभाव से एक रचना को रचने की तैयारी करता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर फूटते हैं और अंततः कृति, रचना, साहित्यिक रचना पूरी होती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित, पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति में जो अलौकिक रस धारा फूटती है, जो उसकी दिव्यता होती है, वह एक पल में रोंपे जाने वाले विचार का परिणाम होती है। पर यह रस की धारा अनंत काल तक चलती है और कितना भी इसे काटो, यह समाप्त नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का आनंद, साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। आइए कविता को पढ़ते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्दों के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ लिखे हुए हैं। आप इन्हें पढ़कर इनके अर्थ जान सकते हैं। आइए इन पंक्तियों का भाव समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती कवि उमा शंकर जोशी हैं। इस अंश में कवि ने खेत के माध्यम से कविता रचने के काम को और उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है, उसे कागज का एक पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। उसके मन में कोई भावनात्मक आवेग उमड़ता है, कोई भावात्मक आंधी आती है। ये आंधी विचार की भी हो सकती है, अभिव्यक्ति की भी हो सकती है। तो जब ऐसा होता है, तब वह
उसके खेत में विचार का बीज बोकर चला जाता है। जैसे बीज बोया जाता है जमीन में, उसी तरह से इस भावात्मक आंधी में कोई विचार उसके मन में दब जाता है, मन में बस जाता है। यह विचार का बीज कल्पना के सभी पदार्थों को पी लेता है और इन पदार्थों से कवि का अहम समाप्त हो जाता है। अहम समाप्त होने का अर्थ ये है कि तब कवि कवि नहीं रहता, वह मात्र उस साहित्यिक रचना का रचयिता बन जाता है। जब कवि का अहम समाप्त होता है तब ऐसी रचना का उदय होता है जो सर्व जन हिताय होती है, अर्थात जो सबके हित में लिखी गई होती है। फिर शब्दों के अंकुर फूटने लगते हैं, फिर उस रचना को एक संपूर्ण रूप और स्वरूप मिलता है। इसी तरह खेती में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण करता है और पत्तों और फूलों से लदकर झुक जाता है। यहाँ बच्चों एक बात बहुत ध्यान से देखने की है कि यहाँ पौधा पत्तों और फूलों से लदकर झुकता है, यानी उसमें इतनी सुंदरता है परंतु अहम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे कवि जब अच्छी रचना करते हैं तब उनका अहम समाप्त हो जाता है और यही कारण होता है कि वे इतनी सुंदर रचना रच पाते हैं। आइए इन पंक्तियों में क्या विशेषताएं हैं इन्हें भी देखते हैं। रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार भी है, दृश्य बिंब भी है। आप देख रहे हैं कि लगभग सभी कविताओं में आपको बिंब मिल रहे हैं, प्रतीकात्मकता का समावेश है। तो आगे बढ़ते हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कई शब्द हैं जिनके अर्थ आप नीचे लिखे हुए हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और आप उनकी मदद से इन पंक्तियों को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए भाव पर चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार से है कि कवि कहता है, जब पन्ने रूपी खेत में, पन्ना यानी पृष्ठ, कागज, पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान होती हैं। अर्थात एक अच्छी कविता, एक अच्छी साहित्यिक रचना में ऐसे अलौकिक रस होते हैं जो अमृत के समान जीवनदायिनी होते हैं। यह रचना पल भर में रची गई, परंतु उससे जो फल आ रहे हैं, जो फल उस पर उगते हैं, वे फल अनंत काल तक मिलते रहते हैं। कवि इस रस को जितना लुटाता है, जितना लोगों में बांटता है, यानी उसकी कविता जितने लोगों में पढ़ी जाती है, जितने लोग उस रचना का आनंद उठाते हैं, उतना ही यह रस बढ़ता चला जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता, यह अक्षय पात्र होता है और कविता की सुंदरता, उसके रस का आनंद लोग लेते रहते हैं, परंतु कविता की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती। कवि कहता है कि उसकी कविता एक छोटा सा खेत है, ऐसा खेत जिसमें उगने वाली फसल का रस, फसल का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। जबकि कृषि कार्य में जब एक कृषक, एक किसान अपने खेत में अनाज बोता है, फसल बोता है, तो वह फसल एक बार लगाने के बाद जब तैयार होती है तो उसे काट लिया जाता है और उसका रस, उसका आनंद वह समाप्त हो जाता है। इसलिए कविता और कवि कर्म कृषि कर्म या कृषक के कार्य से अत्यधिक श्रेष्ठ है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो विशेषताएं हैं वे इस प्रकार हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। रस शब्द का अर्थ यहाँ कविता से होने वाले आनंद से भी है और फल के रस से भी है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं
जिनके उत्तर आपको ढूंढने हैं, आपको करने हैं। और यदि कोई कठिनाई होती है तो आप मेरे ब्लॉग पेज को संपर्क कर सकते हैं, उसे खोलकर आप सही उत्तर जान सकते हैं। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों के बोर्ड की परीक्षा में आए हैं। आप ये सब भी करेंगे जिससे कि आपकी यह कविता परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर साहित्यिक रचना में कोई न कोई जीवन मूल्य अवश्य होता है। ये जीवन मूल्य ही इस रचना को सुंदर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हम अभी देख रहे हैं एक पौधा लगातार जमीन को, धरती को फाड़कर ऊपर की ओर उगने की कोशिश कर रहा है। ये ऊर्ध्वमुखी है, यानी हमेशा ऊपर की तरफ देखता है। हमें भी अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सदैव आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। जब हम ऊर्ध्वमुखी होंगे तब हमारा जीवन दूसरों के लिए परोपकार का जीवन होगा। हम परोपकार करेंगे, इससे हमारा जीवन भी सार्थक होगा और हम न केवल अपने लिए, न केवल अपने समाज के लिए, देश के लिए और अंततः विश्व के लिए हम अपना जन्म सफल कर पाएंगे, सार्थक कर पाएंगे और सच्चे सुफल को प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों, आज की कविता यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।